गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी सिंथेसिस की क्लास चल रही थी उसमें हम अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं और आज हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है एक्सीलेंट बुक की, उन एक्सरसाइजों को जो लगातार विगत सालों में पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, उनकी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखने का और उसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो जब हम इसकी सिंथेसिस बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये एडवर्ब क्लाज है। कौन सा क्लाज है? एडवर्ब क्लाज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने 3 क्लाज बताए। कौन कौन से? नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में क्या बताया गया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये बताया गया है कि एक प्रिंसिपल क्लाज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। फिर सबऑर्डिनेट क्लाज को 3 भागों में बताया गया है। सबऑर्डिनेट क्लाज वो जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। अब नाउन क्लाज के लिए अलग हमारे कंजंक्शन है। एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज के वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम अलग अलग प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वो सभी आपके पास इसके प्रीवियस वीडियोस में बताए जा चुके हैं। तो उन नियमों को पढ़ करके आइए अब हम इनकी एक एक सेंटेंस की सिंथेसिस बनाने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है कि आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। सिंथेसिस बनाने की सबसे पहली शर्त यह है कि हमको उसका क्या निकालना है? हिंदी का अर्थ निकालना है। कहता है मैं बहुत थका हुआ हूं, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। अब मैं और ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन या कौन सा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके इन शब्दों को जोड़े, या किस कंजंक्शन का प्रयोग करके इन शब्दों को जोड़े। चलिए पहला बताइए आप लोग। हो जाएगा आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। सिंथेसिस बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगी? पहला का हमारा हो जाएगा, ये 2 तरीके से बन सकता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला है आई एम सो टायर्ड। हमने क्या लगा दिया? सो शब्द का प्रयोग किया। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। पहला वाक्य हमारा बना आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। जब सो लगता है तो सो के साथ क्या लग जाता है? दैट भी लगता है। या दूसरा तरीका कैसे बन जाएगा बताओ? हाँ, गुड। दूसरा आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, इसको हम प्रिंसिपल क्लाज बनाते हैं बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। एक दूसरा तरीका ये है। दूसरा वाक्य है लर्न योर लेसन, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। अपना पाठ याद करो और यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे। इसका कैसे होगा? कहता यदि तुम अपना पाठ याद करते हो तो तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे। क्या कर दें? इफ यू। अब यू कैसे आ गया? कंफर्म हो रहा कि नहीं? यू कैसे आया? क्योंकि जो हमारा पहला सेंटेंस है ये हमारा है इंपरेटिव। क्या है? इंपरेटिव। और इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता सदैव क्या होता है? यू होता है, जो वाक्य में लिखा नहीं जाता है लेकिन हरदम होता क्या है? यू है। इस बिहार पर हम यहां पर क्या लगा दे रहे हैं? यू लगा दे रहे हैं। इफ यू लर्न योर लेसन, इफ यू लर्न योर लेसन, उसके बाद क्या हो जाएगा? यू विल पास योर एग्जामिनेशन, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। तीसरा वाक्य रश्मि स्टडीड रेगुलरली, शी मस्ट पास।
हमारा वाक्य क्या है? रश्मि स्टडीड रेगुलरली, रश्मि नियमित रूप से पढ़ाई करती। सी मस्ट पास, उसे पास होना है या वह निश्चित रूप से पास होगी। तो अब यहां पर काहे का प्रयोग किया जा रहा है? कौन सा शब्द लगाकर इन दोनों वाक्यों को हम आपस में जोड़ें? बताइए। तो कैसे बनाएंगे? रश्मि मस्ट पास, उसके बाद रश्मि मस्ट पास, कुछ जोड़ना नहीं है। हाँ, बिकॉज बोलते जाओ, बिकॉज, हाँ हो जाएगा। सी की जगह हम लगा देंगे रश्मि, रश्मि मस्ट पास। उसके बाद बिकॉज सी स्टडीड रेगुलरली, रेगुलरली। उसके बाद चौथा वाक्य है ही वेंट टू कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी मीन्स होता है वो स्थान जहां पर खाने पीने की तमाम चीजें मिला करती हैं, उसको कन्फेक्शनरी बोलते हैं। ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स, और वो वहां पर जाकर क्या चाहता है? कुछ बिस्किट खरीदना चाहता है। कहता है वह कन्फेक्शनरी की दुकान पर गया, वह वहां कुछ बिस्कुट खरीदना चाहता है। तो इसको कैसे करेंगे? He went to confectionery because he wanted to buy some biscuits. हम सीधा सीधा कर रहे हैं। He went to confectionery because, हमने क्या कर दिया? Because he wanted to buy some biscuits। या इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे? कैसे वाक्य कहां से शुरू करेंगे? सो लगेगा तो सो के साथ दैट लगेगा। क्या हो जाएगा हमारा? ही वांटेड, सॉरी, ही went to confectionery so that he buy some biscuits। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, so that जब लगेगा तो so that के साथ हमने बताया या तो may का प्रयोग या तो might का प्रयोग। तो यहां पर he went to confectionery so that he might, क्या लग जाएगा? so that he might buy some biscuits। एक हमने नियम बताया, अगर so that है या in order that है तो इसके बाद क्या लगता है? इसके बाद क्या लगता है? मे या माइट लगता है। और अगर लिस्ट का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, काहे का प्रयोग हो? लिस्ट का प्रयोग होगा, तो लिस्ट के साथ क्या लग जाएगा? शुड लगेगा। और जब लिस्ट के साथ शुड लगता है तो कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, इतना भी ध्यान रखना। लिस्ट के साथ अगर वाक्य में शुड लगा है तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वाक्य हमारा ऑलरेडी क्या होता है? निगेटिव सेंस देता है। कैसा देता है? निगेटिव सेंस देता है। क्लियर हो गई बात? अगला वाक्य है पांचवा, ही केम टू मी, आई वॉज राइटिंग एन एसे। अब ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम है। वह मेरे पास आया कब? जब मैं ऐसे लिख रहा था। तो सीधा हो जाएगा। इसके लिए आपको हमारी जो प्रीवियस क्लास पढ़ी है उनको आप देख लेंगे तो पूरा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, रीजन, मैनर, कॉन्ट्रैक्ट जो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। कहता है पांचवा, ही केम टू मी, ही केम टू मी कब? व्हेन आई वाज राइटिंग एन ऐसे। नेक्स्ट है हमारा छठा वाक्य है ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन। उसने कठिन मेहनत की, वह फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे बताइए?
ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। कारण क्या है? बिकॉज ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमारा जब होगा इसका सिंथेसिस तो हम सीधा कर देंगे ही वर्कड हार्ड बिकॉज he wanted to get first division। और एक चीज और, अभी जो आप अंशाल देख रहे हो उसमें 2023 के जो भी सेट हैं मोस्टली क्वेश्चंस आपकी इसी बुक की एक्सरसाइज से ही दिए हुए हैं। मोस्टली जो सिंथेसिस के क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं 6 या 7 सेट में, पूरे सेट में अधिकतर आपके जो क्वेश्चन वहां पर हैं इसी एक्सीलेंट बुक की एक्सरसाइज से हैं। तो अगर आप इस एक्सीलेंट बुक की पूरी सिंथेसिस की आप जितना भी हमारा ग्रामर पोर्शन है अगर इसकी एक्सरसाइज करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बुक से बाहर नहीं आएगा, या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा ना हो या छुआ ना हो। ठीक, तो इसको पूरा एकदम पेशेंस के साथ पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज हमको करनी है और एक एक वाक्य हमको समझने हैं। चलिए अब अगला वाक्य हमारा है 7वां, करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जाम, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। वाक्य है कि करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। करण जो है फाइनल मीन्स अंतिम या वार्षिक परीक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। द रीजन इज, कारण है, हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही। तो जब हम इस वाक्य को सिंथेसिस करेंगे तो अपने आप पहले मन में इसकी हिंदी हम बना लेते हैं और हिंदी बनाने के बाद इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य आपस में अच्छे से कोरिलेट हो सके, जुड़ सके। तो जो शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जो ज्यादा उचित होता है, उस शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य को आपस में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो अब बताइए यहां पर क्या बन रहा है? एकदम इजी है। कारण ही पूछ रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन ही है। क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो क्या लग जाएगा? हाँ, सीधा हमारा बन गया करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन या एग्जाम, उसके बाद बिकॉज ही इज, क्या हो जाएगा? केयरलेस। बिकॉज ही इज केयरलेस। अब यहां पर केयरलेसनेस हटकर क्या हो गया? क्योंकि वो क्या है? लापरवाह है। यहां पर लापरवाही है, लापरवाही का दोनों अलग अलग वाक्य है। जब हम इनके सिंथेसिस करेंगे तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो क्या है? लापरवाह है। अगला वाक्य हमारा है ही वांट टू स्टडी। ही वांट टू स्टडी, एक सेकंड, वाक्य सही लिखा गलत? सही है। कहता है ही वांट टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, और इच्छा उसकी क्या है? एक अच्छी जॉब पाने की है। तो जब हम इसको बनाएंगे अपने आप मन में पहले इन वाक्यों को जोड़िए। देखिए जोड़ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं जोड़ पा रहे हैं? जल्दी से, ज्यादा समय ना लो। इतने एक्सरसाइज, इतने 6-7 वाक्य हो गए, आप इसको जोड़ सकते हो। नहीं बना पा रहे हो? देखिए कहता ही, वाक्य गलत है थोड़ा सा, वही हम बार बार कंफर्म कर रहे थे। वांट्स है और बुक में भी आपका वाक्य गलत ही लिखा हुआ है। हाँ, 2 तरीके से बन सकता है। ही वांट्स टू स्टडी, ही एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब। सीधा बन जाएगा ही वांट्स टू स्टडी बिकॉज ही एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब। या दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? कैसे? क्या करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी। हो जाएगा ही वांट्स टू स्टडी so that
अब सो दैट जब ये लगता है तो इसके बाद आपका हमारा नॉमिनेटिव क्लॉज लगे, मीन्स सब्जेक्टिव क्लॉज का प्रयोग इसके तुरंत बाद करते हैं। सो दैट ही, अब देखिए वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का, तो मे लगाए या माइट, हमने बताया अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा तो मे लगेगा, पास्ट टेंस का होगा तो माइट लग जाएगा। तो क्या लगा दे, सो दैट ही मे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू गेट अ गुड जॉब, he may get a good job। अब ये इतना हमारा हट जाता है, एस्पायर टू मीन्स उसकी इच्छा प्रकट कर रहा है ना, तो यहां पर सो दैट में हमारी इच्छा तो है, में हमारा क्या प्रकट करता, डिजायर प्रकट करता, हमने इस एस्पायर टू हटा दिया, वाक्य हमारा हो गया ही वांट्स टू स्टडी सो दैट ही मे गेट अ गुड जॉब। इसका अंतिम वाक्य अभी है, इसके आगे फिर जो और एक्सरसाइज के सेंटेंस हमको देखा जाएगा इस, लेकिन इसका अंतिम वाक्य ही वाज इल ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ये भी बड़ा इजी वाक्य है, अगर इसको नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है। बताइए कैसे करोगे, जल्दी करो। पहले कारण बताओ, फंक्शन में नहीं पहुंचा, क्यों, क्योंकि वह बीमार था। तो हम इसको करेंगे कैसे, प्रिंसिपल का ये ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, क्या लगा दे, बिकॉज ही वाज इल, बिकॉज ही वाज इल। ये 9 क्वेश्चन हमारे हैं। इसके बाद और आगे जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहले अगर आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट डाउन कर लें। अब इसी सीरीज को फिर कंटिन्यू करते हुए इसका 10वां वाक्य है, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार, वह बहुत गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकता। इसको कैसे करेंगे, गुड, ही इज वेरी की जगह क्या लग जाएगा, सो पुअर, उसके बाद दैट ही कैन नॉट बाई अ कार। या एक तरीका और कैसे बनाओगे, कैसे, ही कैन नॉट बाई अ कार, क्लियर हो गया। अगला देखिए, ही कैन नॉट बाई अ कार बिकॉज ही इज वेरी पुअर, वेरी पुअर, बिकॉज लगे तो वेरी लिखा रहेगा, हटेगा नहीं। अगला वाक्य है, ही लिव्स एट अ प्लेस नोबॉडी लिव्स देयर, वह उस जगह पर रहता है, नोबॉडी लिव्स देयर, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रहता। इसको कैसे करेंगे भाई, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसको कैसे करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए अगर एक जगह की बात हो तो हमने बताया काहे का प्रयोग, वेयर का, और कई स्थानों की बात हो तो वेयर ईवर का प्रयोग कर दिया है। कैसे करेंगे बताइए, इसका हम करेंगे, ही लिव्स एट अ प्लेस where nobody lives, वह ऐसे स्थान पर रहता है जहां पर कोई नहीं रहता। तो यहां के लिए क्या लग गया हमारा, where लग गया, क्या लग गया, where लग गया। उसके बाद है, we reached at the station, we reached at the station। फिर उसके बाद कहता द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दैट टाइम, हम स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन उतनी समय तक स्टेशन पर नहीं पहुंची थी या नहीं आई थी। इसको जल्दी से बताइए कैसे करेंगे।
ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। ये हम बताए दे रहे हैं, क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। बल्कि बताइए जल्दी से। बोलो जल्दी, आप लोग भी बताने का प्रयास करें। कहता द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। और बाई दैट टाइम, चूंकि जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे तो बाई दैट टाइम हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हम बनाएंगे इसको, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, और उसके बाद क्या लगा दें? व्हेन वी रीच्ड द एट द स्टेशन। व्हेन वी रीच एट द स्टेशन। अगला वाक्य है हमारा, इट इज वेरी सिंपल, अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। यह बहुत आसान है, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। इसको कैसे करोगे? शाबाश, हाँ, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। दूसरा तरीका कैसे करोगे? इट इज सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। दो तरीके से बन जाएगा। क्या बना? इट इज वेरी कीजिएगा, सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड इट। अब उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है हमारा, पैसेंजर पुश्ड वन अनदर। यात्री एक दूसरे को क्या दे रहे थे? धक्का दे रहे थे। क्यों धक्का दे रहे थे? कारण क्या? दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। वे कंपार्टमेंट या डिब्बे के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। तो इसको बताइए, इसको कैसे करेंगे? अरे कारण है भाई, तो कैसे करोगे? पैसेंजर पुश्ड वन अनदर बिकॉज दे वांटेड टू एंटर द कंपार्टमेंट। एकदम सीधा सा बात है, फिर भी कंफ्यूजन है। सीधा हमारा हो जाएगा क्या? पैसेंजर्स पुश्ड, पैसेंजर पुश्ड वन अनदर, क्या लगा दें? बिकॉज। बिकॉज हमने लगाया, फिर क्या जोड़ दें? दे वांटेड। पूरा वाक्य उसी तरह लिख देंगे, दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। ये हमारा हो गया। अगला वाक्य है, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। बोलिए इसको कैसे करोगे? हाँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगला वाक्य है, द बेल रैंग दे ऑल केम एट वंस। घंटी बजी, वे सभी तुरंत बाहर आ गए। इसको कीजिए। जल्दी से कीजिए। द बेल रैंग दे ऑल केम एट वंस। बोलो। When the bell rang, they all came at once। या और कैसे बना सकते हो?
जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सब बाहर आ गए। तो एज सून एज द बेल रैंग दे ऑल केम एट वंस। दो तरीके हैं इसके भी, तो हम इसी तरीके से बना रहे हैं कि एज सून एज द बेल रैंग दे ऑल केम एट वंस। अगला वाक्य, he ran so quickly he soon overtook his father। कहता he ran so quickly, वह बहुत तेजी से दौड़ा। he soon overtook his father, और उसने शीघ्र ही या वह शीघ्र ही अपने पिता से आगे बढ़ गया। तो इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। He soon overtook his father as he ran so quickly। फिर से बताओ। He soon overtook his father as he ran so quickly। As विकास। विकास से नहीं बन पाएगा कि ही soon overtook his father, या soon हटा दो, he overtook his father, वह अपने पिता से आगे निकल गया। कारण क्या है, बिकॉज ही रैन सो क्विकली, ये हो जाएगा कि ही ओवरटुक हिज फादर बिकॉज ही रैन सो क्विकली। अगला वाक्य है हमारा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कहेगा है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन का, कहता लीला इज मोर इंटेलिजेंट। लीला क्या है, बहुत बुद्धिमान है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूं। तो इसको कैसे करेंगे, क्या और बताओ। I am not so intelligent as Nika। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला, हो जाएगा आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर कंपैरिजन कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव हो रहा है और दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो जब नॉट लगेगा वाक्य निगेटिव होगा तो हम सो एज का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, सो एज का। और अगर कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा है लेकिन वाक्य निगेटिव ना होगा, तब हम क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्लियर हो गई बात। और इस एक्सरसाइज का आज का अंतिम वाक्य, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी चलेगी, संपूर्ण ग्रामर हम आपकी कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार से। इसके बाद चूंकि आज से हमारा सिंथेसिस समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास हमारी चल जाएगी काहे की, ट्रांसफॉर्मेशन की। पहले दिन ट्रांसफॉर्मेशन की इंट्रोडक्टरी क्लास चलेगी, उसके बाद उसके रूल चलने लगेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर से जरूर विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों का फायदा अच्छे से हो सके। अगला वाक्य है, आइए, कहता आई विल रिटर्न, मैं वापस जरूर आऊंगा। विल लग जाए जब आई और वी के साथ लगता है शैल, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब्स विल लग जाए तो ये क्या शो करता है, निश्चितता को शो करता है। काहे को शो करता है, कहता आई विल रिटर्न, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। डोंट गो टिल देन, तब तक मत जाना। तो इसका हम कैसे करेंगे, अंतिम वाक्य है, इसको आप लोग बताइए या आप लोग बताइए जल्दी से। जल्दी से बोलिए, आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिए जल्दी से। कहता आई विल रिटर्न, मैं वापस जरूर आऊंगा। डू नॉट गो टिल देम, तब तक मत जाना। बोलो जल्दी से। Do not go till, नहीं, do not go until I return।
और बताओ। देखिए, एक हमने बताया है टिल और अनटिल का प्रयोग। क्या बताया है? टिल और अनटिल का प्रयोग। जब अनटिल लगेगा तो हमारा नाट फिर नहीं लगता। जैसा भी हमने बताया है कि जब लिस्ट लगता है तो लिस्ट के बाद नाट का प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार जब अनटिल लग जाएगा तब भी हमारा नाट का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से बताओ, बोलिए जल्दी। Do not, हम बोलो तो। do not go until I return. नाट हमने कहा है, डू नॉट गो अनटिल। जब इसको पहले क्लास में लगाओगे तब कैसे बनेगा? आई विल रिटर्न। जब अनटिल लगेगा तो ये कन्फर्म में है कि नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ये एकदम कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुमने कहा कि डू नॉट गो अनटिल आई रिटर्न, बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो नियम है उन नियमों को हमको फॉलो करना ही करना है, उन नियमों को हमको फॉलो करना ही करना है। तो ये हो जाएगा डू नॉट गो टिल आई रिटर्न, डू नॉट गो, मत जाना मेरे वापस आने तक। ये आपका इसका सिंथेसिस बनेगा। अनटिल अगर लगेगा तो डू नॉट कतई नहीं लगेगा, एकदम कंफर्म है। और अगर टिल लगेगा तो फिर लग सकता है। तो इसी के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो हमारी एक्सरसाइज है, यहीं पर सिंथेसिस का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं समझता हूं कि ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और इसी के साथ आज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।